20 फरवरी 2022 को जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद 24 फरवरी से लगातार रशिया ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी हैं और लगातार हमला किया है। फॉक्स की माने तो जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से 3000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेन ऑफिशियल्स का माने तो 15,000 से ज़्यादा लोग और सोल्जर्स मिलाकर के वहाँ पर से लोग मारे गए हैं। 5.8 मिलियन से ज़्यादा लोग यूक्रेन से दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे तो जहां भी युद्ध की परिस्थिति जिस भी यूक्रेन के जिस भी एरिया में आई है, वहां के लोगों ने वहां की जगह खाली करके किसी और जगह पर जाने पर वो मजबूर हो चुके हैं। इस युद्ध में रशिया को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, रशिया को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में कैजुअलिटीज़ देखनी पड़ी हैं। इस युद्ध का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि जब से यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने की बात सामने रखी है, तब से रशिया ने लगातार यूक्रेन को परेशान किया है। मतलब साफ है कि रशिया नहीं चाहती कि यूक्रेन नाटो को से जुड़े। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट से महीनों बातचीत बंद करने के बाद शुक्रवार को उन्होंने फाइनली अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत की है। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि इस कॉल से यूक्रेन और रशिया के वॉर पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की ने जिस तरीके से अपने देश में रहते हुए रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज का इतना बड़ा हमला देखा है और उन्होंने इस युद्ध को करारा जवाब दिया है। इवन उनके सैनिकों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें उत्साहित किया है इस युद्ध के लिए। और जिस तरीके से उनके बीच में भाग जाने की भी खबर आ रही थी, लेकिन उन्होंने लगातार खुद को सोशल मीडिया के थ्रू अपने वहाँ प्रेजेंट होने का जिस तरीके से प्रूफ दिया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। एक इंटरव्यू में मिस्टर जेलेंस्की ने ये भी कहा था कि जब वो अपने परिवार के साथ अपने ऑफिस और घरों में बैठा रहा करते थे, तब उन्हें रशियन सोल्जर्स के गोलियों की आवाज़ साफ साफ तौर पर सुनाई देती थी। ये बात सच है कि मिस्टर जेलेंस्की के ऑफिस के बाहर रशिया ने मिसाइलें भी दागी हैं। इस युद्ध के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में रशियन करेंसी रूबल्स का रेट भी यूएस के मुकाबले काफ़ी गिर चुका है। इवन रशिया को फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। तरह अलग अलग देशों ने जिस तरीके से रशियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को पर सैंक्शन लगा दिया है, तब से रशिया में कैश क्रंच की भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं लोगों को। अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी यूक्रेन का दौरा कर चुकी हैं और उन्होंने मिस्टर जेलेंस्की से बात भी की और उन्हें इस बात की सहानुभूति भी दी है कि जो भी अमेरिका से मदद बनता पड़ेगा यूक्रेन को फिर से दोबारा रिबिल्ड करने में, वो मदद यूएस जरूर देगी। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉ बाइडेन ने यूक्रेन की आर्थिक मदद के लिए $33 बिलियन देने की भी मांग की है, जिसमें अधिकतम पैसा यूक्रेन की सैन्य शक्ति को और मजबूत करने में खर्च किया जाएगा। इसी बीच कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी वहां बिना किसी पूर्व जानकारी के आ पहुंचे और उन्होंने इरपिन का दौरा किया, जो कि पूरी तरीके से इस युद्ध में क्षतिग्रस्त हो चुका है। और उन्होंने मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की और उन्हें युद्ध में ज़रूरी सामग्री प्रोवाइड कराने की भी बात की है। वहीं जर्मन के विदेश मंत्री ने भी मिस्टर जेलेंस्की से बात की है और मिस्टर जेलेंस्की को युद्ध से रिलेटेड सभी हथियार और ज़रूरी सामग्री युद्ध के लिए प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि रशिया ने हाल ही में यूक्रेन के एक स्कूल पर हमला किया है, जिसमें शरणार्थियों ने लगभग 90 लोगों ने शरण ले रखी थी और वहां पर जो मिसाइलें दागी गई हैं, उस मिसाइलों से वहां पर उन 90 लोगों में से 60 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग ही वहां से जीवित बाहर निकाले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि उस स्कूल में कुछ इस तरीके से विस्फोट किया गया है कि उस पूरे स्कूल में आग लग गई है और उस स्कूल की बिल्डिंगें ढह गई हैं। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर एक प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया, जिसमें परिषद ने सैन्य शत्रुओं को तत्काल समाप्त करने की अपनी मांग दोहराई। जिनेवा स्थित परिषद ने गुरुवार को प्रस्ताव पारित करने के बाद अपना 34वां विशेष सत्र बंद कर दिया। प्रस्ताव को 33 मतों के पक्ष में अपनाया गया। चीन और इरिट्रिया ने इसके खिलाफ मतदान किया है और भारत सहित 12 देशों ने इस मतदान से परहेज किया। इस मरियुपोल के स्टील फैक्ट्री में
यूक्रेनियन सोल्जर ने रूसी हमलों का बहुत कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने वहां पर अपना मोर्चा संभालते हुए 177 शरणार्थियों को वहां से सुरक्षित निकाल करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। हालांकि रूस ने मारिउपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में अपना हमला काफ़ी तेज कर दिया है। नाटो के मेंबर तुर्की ने दक्षिणी यूक्रेनियन शहर मारिउपोल में स्टील की फैक्ट्री में घायल सैनिकों को समुद्री निकासी का प्रस्ताव दिया है। युद्ध शुरू हुए 80 दिन हो चुके हैं और वहां लोगों में अब खाने पीने की चीज़ों में भी कमी होने लगी है। रूस की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जो यूरोपियन देश रूस से गैस वगैरह परचेज करते थे, उन्होंने भी अब अपने पड़ोसी यूरोपियन देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। द ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स टीम ने शनिवार को ये भी खतरा जाहिर किया है कि यूक्रेन में हो रहे इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ और ऊर्जा में भी काफ़ी संकट झेलने पड़ सकते हैं, खास तौर पे ऐसे देशों में जो कि गरीब हैं। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसी गरीब कंट्री में 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है आने वाले कुछ महीनों में। और इस ग्रुप ने ये भी बताया कि यूक्रेन में मौजूद अनाज के भंडार को भी वहाँ से खाली करना बहुत आवश्यक है, जिस पर रशिया ने पूरी तरीके से रोक लगा रखा है। G7 डिप्लोमेट्स की बैठक मीटिंग करने वाली जर्मनी विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक ने कहा कि युद्ध एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस वक्त पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने की नौबत आ गई है। जर्मनी के बाल्टिक सागर तट पर 3 दिवसीय बैठक के अंत में सारे बयानों में G7 ने सबसे कमज़ोर देशों को मानविक सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। यूरोप फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने शुक्रवार को कहा कि ब्लैक यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की सैन्य सहायता प्रदान करेगा और उन्हें विश्वास है कि आने वाले दिनों में रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौता किया जा सकता है। इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेना ने ब्लैक सी में एक और रूसी जहाज़ को मार गिराया है, लेकिन रूस से इस बात से साफ इनकार कर दिया है। फिनलैंड के मिनिस्टर ने शनिवार को कहा कि फिनलैंड और तुर्की के विदेश मंत्री बाद में बर्लिन में मिलेंगे और फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में शामिल होने की योजना पर असहमति को हल करने का प्रयास करेंगे। वहीं हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने शनिवार को अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की और कहा कि उनकी पहली यात्रा वॉर्सो के साथ संबंधों को सुधारने के लिए एक स्पष्ट संकेत में पोलैंड ले जाएगी। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया इस वक्त रूस और यूक्रेन के इस वॉर को रोक करके शांति कायम करने की बात कर रही है।